और बढ़ते आगे बताएं आपको कुछ और खबरों के बारे में, जहां बलरामपुर में पिता ने बेटे की हत्या कर दी। पिता ने 4 साल के बेटे की हत्या छुरी से गला काटकर की। आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपने ही बेटे को मार डालने वाला ये शख्स मानसिक रूप से कुछ परेशान है, ऐसी बात कही जा रही है। और अभी हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। 4 साल के मासूम बच्चे को, अपने ही बेटे को छुरे से गला काटकर उसकी हत्या किए जाने वाला ये आरोपी बलरामपुर से मामला सामने आया। हैरान कर देने वाला, झकझोर कर रख देने वाला ये मामला। एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता है। अब इस पूरे मामले को लेकर बात यहां भी ये भी पता चली है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि एक शख्स जिसका 4 साल का बेटा है उसकी हत्या करने की नौबत आ गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी परिवार के लोगों की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है स्पष्ट नहीं हो पाया। बात करने की भी कोशिश हम करेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है और उसमें एक 4 साल के बच्चे को मार देने की समझ है, लेकिन ये समझ नहीं है कि इसे मार देना ठीक नहीं। आखिर कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में अभिनय कर चुकी बाल कलाकार साइबर अपराधियों का शिकार हो गई। इंदौर की रहने वाली चाइल्ड एक्टर बारबी शर्मा उर्फ आरव्या शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट टर्की से हैक हो गया। आरोपी ने बाबी शर्मा से $200 की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने की धमकी दी थी। ब्लू टिक दिलाने के झांसे में आकर बारबी के परिजनों ने साइबर ठगों के इस झांसे में आकर जीमेल और इंस्टाग्राम का ओटीपी शेयर कर दिया। बारबी ने इंदौर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की, जिसके बाद उनका अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया और अब इस अकाउंट पे फिर से वीडियोस डलेंगे। और इस पूरे वाकये के बाद बारबी ने कहा कि अब वो पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पिएगा। अभी रिसेंटली में मेरा अकाउंट हैक हो गया था, कोई टर्की का था, उसने हैक कर लिया था। तो हम क्राइम ब्रांच आए थे इंदौर के, रितेश सर से बात की थी हमने। हाँ, तो और मतलब मेरा अकाउंट ऐसे हैक हो गया कि ब्लू टिक का उनने बोला कि वो मेटा से आए थे, ब्लू टिक का है। मेरी मम्मा ने उसको 1-2 कोड दिए, देन फिर उसने अकाउंट हैक कर लिया। इसमें कंप्लेंट की, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें मेटा से और भी जो टेक्निकल टीम है जिसमें कि हिमांशु ने लीड किया इसको, और पूरे उसमें जो मेल करके हुए जो आवश्यक जो टेक्निकल वर्क होता है उसको करते हुए उस अकाउंट को रिकवर कराया है 6,45,000। तो पेरेंट्स काफ़ी खुश है, बच्चे काफ़ी खुश है। और प्रदेश में 20 मई से रुक जाना नहीं योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में फेल हुए परीक्षार्थियों के लिए परीक्षाएं चल रही हैं। इंदौर में आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। यहां मुख्य परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी से परीक्षा दिलाए जाने का खुलासा हुआ और अब नाबालिग छात्रा, प्राइवेट स्कूल की टीचर और उसके पति समेत 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल मल्हारगंज क्षेत्र में शारदा कन्या स्कूल में 10वीं की परीक्षा चल रही थी। गर्मी की वजह से एक छात्रा ने अपना नकाब हटाया, तभी पर्यवेक्षक को शक हुआ और जब साइन करवाकर फोटो का मिलान हुआ तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। और इसी तरह से एक छात्र ने जब पानी पीने के लिए मास्क हटाया तो उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। तो 49 छात्र छात्राएं थे जिनका एग्जाम कराया जा रहा था, लेकिन एक इंग्लिश का छात्र था, एक विज्ञान का छात्र था। उन दोनों छात्रों के जब रोल नंबर चेक किए गए और फोटो चेक किए गए तो वो दोनों छात्र ओरिजिनल छात्र ना होकर कोई दूसरे लोग बैठे हुए थे। इस पर से उनके द्वारा थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट की गई। कुल मिलाकर इन 5 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, जो मैडम ने जिनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई थी। और इसके अलावा जो लोग इस बच्चों को लेकर आए थे एग्जाम दिलाने के लिए, उन दोनों बच्चों समेत तीनों आरोपियों को बच्चों समेत तीनों जो पति पत्नी और एक जो शिक्षक है उनको आरोपी बनाया गया है।
मिथिलेश, एक बहुत ही बड़ा एक टर्म चल गया था कि जो नकली परीक्षार्थी बैठते हैं उन्हें मुन्ना भाई कह करके संबोधित किया जाता था, जैसे ठगी करने वालों को नटवर लाल अक्सर कहा जाता है। तो ये जो महिला परीक्षार्थी बैठी हैं नकली, इनको क्या कहेंगे और ये कौन है, क्या डिटेल मिल पा रही है इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा बड़ी कि सरकार के द्वारा अलग अलग योजना चलाई जाती है। अगर बच्चे 10वीं और 12वीं फेल हो गए तो फिर भी उन्हें पास कैसे किया जा सके, उनका भविष्य कैसे बेहतर किया जा सके, उसके लिए कुछ स्कीम चलती है। रुक जाना नहीं, उसी तरह से एक स्कीम है जिसमें कि अगर आप फेल हो गए दोबारा से आपको परीक्षा में बैठने का एक मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार जब परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया तो उसमें वो छात्र जिन्हें एग्जाम देना था, जो परीक्षार्थी थे वो नहीं थे, उनके जगह पे दूसरे छात्र को बैठा दिया गया। और ये पहचान तब हो पाई कि जब पानी पीने के लिए जब सामने से चेहरे से नकाब हटाया गया, उसके बाद जो वहां पर अधिकारी बैठे हुए थे, जो फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने देखा तो शायद उन्हें फोटो से चेहरा मिलान सही लगा। उन्हें लगा कि जो फोटो है और ये जो चेहरा दोनों अलग है। उसके बाद साइन कराया गया। जब साइन मिसमैच हुआ तो उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। कुल 5 लोगों के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया गया है। एक टीचर भी इसमें जो खजाना थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूलों पढ़ाती हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। कुल 5 अब तक इसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है। बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है कि जो और भी एग्जाम हुए रुखसाना के तहत अलग अलग जो सेंटर बनाए गए, क्या वहां भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या अलग अलग टीचरों के द्वारा वहां पे दूसरे परीक्षार्थी को बैठाया गया था? और खासतौर पर इस बार एक नए तरीके से कि जो एग्जाम देने गई थी वो एक युवती थी और नकाब जो है उससे चेहरा ढका हुआ था, तो शायद उससे चेहरा लोगों के सामने नहीं आ सके और इस कारण से इस्तेमाल ये किया गया था कि जो लड़कियां फेल हुई हैं उनके जहां पे दूसरी युवतियों को एग्जाम में बैठाया जा सकता है और शायद ये पकड़ में भी नहीं आएंगे और वो परीक्षा देके बाहर निकल सकती हैं। लेकिन एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो सामने है वो सामने आ चुका है। पूछताछ चल रही है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुजरात सरकार भी इसके खिलाफ एक्शन में है और आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल में जाकर घायलों से बात की। सरकार ने अग्निकांड मामले की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को गठित कर सौंप दी है। देर रात एसआईटी राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन पहुंची, जहां से अहम सुराग जुटाए गए। आपको बता दें कि गुजरात में हुआ यह हादसा बेहद भीषण, बेहद भयानक और दर्दनाक था। बिल्कुल, जो भर्ती है उनका आंकड़ा, एग्जिट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेड बॉडी है उनकी शिनाख्त करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस हद तक ये झुलस गई है डेड बॉडी के कौन मेल है कौन फीमेल है ये भी शिनाख्त करनी अभी मुश्किल है। ऐसे में कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार, जो अपने स्वजन हैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि उनके जो परिवारजन है वो मिसिंग हैं। हमारे साथ ऐसी भी फैमिली है जिनके एक ही परिवार से 3 लोग थे, 2 बच्चियाँ थी जो बहनें थी और उनके दामाद थे जो मिसिंग है, और उनके साथ हम सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये परिवार है, परिवार के सभ्य हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपके परिवार के 3 लोग मिसिंग है, कितने बजे घर से गए थे और कहां से आए थे? क्योंकि इनसे मैंने पहले बात की तो इनके परिवार की जो 2 लड़कियां हैं उसमें से एक की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी, तो दामाद और जो बेटी है वो दोनों वेरावल, यहाँ पे एक जगह है सौराष्ट्र की, वेरावल से राजकोट यहाँ पर आए थे, घूमने के लिए आए थे। शाम 5 बजे घर से निकले थे और उसके बाद वो घर पहुँच ही नहीं पाए। उनकी फ़ोटो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो फ़ोटो दिखाए, आपके पास थी वो फ़ोटो भी हम दिखाएंगे कि वो दामाद और जो बेटी थी उनकी जो लास्ट फोटो अब उनके पास यादों के तौर पर अब रह गई है, इस तरह का हम कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट भी इनका हुआ है, कल ब्लड सैंपल भी लिया गया। क्या कुछ बताएंगे, कुछ डिटेल बताएं थोड़ी सी फैमिली के बारे में? फैमिली में तो बस हमारे वो मेरे मामा की 2 लड़की थी और एक जमाई था, तो वो तीनों वही है। और लास्ट में वो रात को जब डीएनए टेस्ट लिया था मेरे मामा का, तो बस वही टेस्ट वो दे के, वो सैंपल लेके वो लोग बोल रहे थे कि हम सुबह आपको जैसे भी वो टेस्ट आ जाता है उसके बाद हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। हम इनकी फ़ोटो दिखा रहे हैं आपको। ये जो बेटी है और दामाद है, इनकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। फरवरी में इनकी शादी हुई थी। वेरावल में ये लोग रह रहे हैं।
उम्र भी बहुत छोटी है। जो बेटी है उनकी उम्र 24 साल है और जो दामाद है उनकी उम्र भी 26 साल है। घूमने यहाँ पर आए थे, मामा के घर घूमने आए थे यहाँ पर? नहीं, वो अपने ससुरा के घर, जो मेरी बहन है ना वो यहाँ पर रुकने आई थी एक वीक के लिए। और जो हमारे दामाद है वो उसको लेने के लिए आए थे जी। हाँ, तो सैटरडे संडे को उसका ऑफ रहता है, तो वो बस सैटरडे को आए थे। 2 दिन उसका प्लान था कि घूमेंगे यहाँ वहाँ और बाद में हम वहाँ पर चले जाएंगे जी। लेकिन पता नहीं, अब अभी डेड बॉडी की शिनाख्त करनी मुश्किल है, इसलिए अब ये कह भी नहीं सकते, हम भी उनको कह नहीं सकते। और न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 400 पार के लक्ष्य पर कहा कि बीजेपी एक बड़ा लक्ष्य लेना चाहती है, इसलिए इस टारगेट को सामने रखा गया। और आज रात 8 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे न्यूज 18 पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया। और वह हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है और उसको वो डिबेट करते रहे। और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।